हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वह DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत यह टेस्ट सीरीज नंबर 7 है, जिसके हैं 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक टेस्ट सीरीज को 2 पार्ट में सॉल्व कराया जा रहा है। इसके पहले पार्ट को अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखे वो लोग जा कर के देख सकते हैं। और प्रॉपर जो है RO GS टेस्ट सीरीज का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसमें RO से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट GS स्पेशली GS के लिए कराए गए हैं वो सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और हिंदी के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो आप लोगों को परेशानी ना हो इसलिए जो है प्लेलिस्ट में सारे जो भी वीडियोज हैं प्रैक्टिस सेट के वो सब उसमें डाल दिए गए हैं। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और DIS का जो टेस्ट सीरीज है RO के लिए वह अभी तक बस 9 टेस्ट सीरीज ही इनके द्वारा पब्लिश किया गया है। तो अभी हम लोग सातवां प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। कल से जो है 8वां प्रैक्टिस सेट करेंगे और 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है किसी और पब्लिकेशन के, या तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट, जैसे DIS के प्रैक्टिस सेट RO के लिए अभी नहीं आए हैं। GS वर्ल्ड के प्रैक्टिस सेट मार्केट में उपलब्ध हैं और आपके जो PCS मंत्रा है उसके प्रैक्टिस सेट हैं। तो दोनों में से किस कंपटीशन के या किस पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाए आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो फिर उसी हिसाब से जो है किया जाएगा। और कल एक क्वेश्चन था ये सलीम अली पक्षी अभयारण्य, जिसका आंसर उसमें दिया गया था तमिलनाडु, और उसमें गोवा ऑप्शन कहीं नहीं था। लेकिन कई लोगों ने कमेंट किया कि यह जो है, मुझे भी डाउट हुआ लेकिन उसमें ऑप्शन में गोवा नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया। और उसे देखने के बाद ये वो हुआ है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है वह गोवा में है, न कि तमिलनाडु में है। तो उसे आप लोग सही कर लीजिएगा। ये प्रिंटिंग या फिर कैसे तो क्वेश्चन बनाते समय ये गलतियां लोग कर देते हैं। और ऑप्शन में भी नहीं था गोवा, जिससे कि गोवा को टिक किया जाए, तो इसलिए जो है आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा उसे। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें प्रैक्टिस सेट में जो PDF आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है प्रैक्टिस सेट का, उसमें आंसर नहीं दिया जाता है और ऐसा जानबूझकर किया जाता है। आंसर रहेगा तो आप लोग आंसर देख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं रहेगा तो आंसर आपके एग्ज़ाम की वो जो फीलिंग है, जो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठ कर के वो देते हैं, वो रहेगा कि हाँ हमारे पास आंसर नहीं है, और आप अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे और उससे आपका एग्जैक्ट जो कितने स्कोर कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, वो आप लोगों को रियलाइज़ होगा, पता होगा। और एक बार अच्छे से प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करने के बाद फिर PDF डाउनलोड करके वहाँ से एक बार करिएगा और देखिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और इसे वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों के 90% क्वेश्चन सही ना हो रहे हैं तो फिर बेकार है। फिर इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, अपने साथ जो है आप लोग धोखा दे रहे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। तो आप लोग कोशिश यही करिएगा कि वीडियो अच्छे से जो एक्सप्लेन किया जाता है, जो वीडियो सॉल्व कराया जाता है प्रैक्टिस सेट, उसको अच्छे से देखें। उसके बाद प्रैक्टिस सेट से खुद सॉल्व करें और देखें कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। जब हम विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है इसकी माप करते हैं तो यह किस गरीबी या किस प्रकार की गरीबी को प्रदर्शित करता है? निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, संरचनात्मक गरीबी या फिर व्यक्तिपरक गरीबी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सापेक्ष गरीबी। गरीबी किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने की एक प्रकार की क्या है, दशा है। और इसे दो भागों में बांटा गया है, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत हम विभिन्न आय वर्गों के बीच विषमताओं को मापते हैं, जबकि जो निरपेक्ष गरीबी है यह गरीबी रेखा को मानक मान करके इनकी विषमताओं को मापता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सापेक्ष गरीबी विभिन्न आय वर्गों को बीच कितनी विषमता है इसका आकलन करता है, जबकि जो निरपेक्ष गरीबी है यह गरीबी रेखा को मानक मान करके गरीबी है या नहीं है, या कितनी गरीबी है या विषमता कितनी है, इसको मापता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से किस एक कमेटी ने बेरोजगारी के माप के संबंध में तीन आधारभूत यथा सामान्य स्थिति, साप्ताहिक और चालू या फिर दैनिक की स्थिति का प्रतिपादन किया था? लकड़ावाला कमेटी, अलग कमेटी, अहुलवालिया कमेटी या फिर भगवती कमेटी? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भगवती कमेटी। भगवती कमेटी का जो गठन है 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में भगवती कमेटी का गठन किया गया था और इनके द्वारा बेरोजगारी की माप के संबंध में तीन धारणाएं प्रस्तुत की गई थी, जिसमें सामान्य स्थिति गरीबी है, साप्ताहिक स्थिति और चालू या फिर दैनिक की स्थिति गरीबी का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, भगवती कमेटी। जीरो नेट एड से तात्पर्य क्या है? पर्यावरण में जीरो कार्बन उपस्थिति से एक प्रकार की बजट प्रणाली, किसी देश द्वारा वैश्विक संस्थाओं द्वारा लिया गया ऋण या फिर किसी देश की विशेष आर्थिक व्यवस्था में स्वनिर्भरता। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था में स्वनिर्भरता को प्रदर्शित करता है जीरो नेट एड। इसका तात्पर्य क्या है? जब किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था स्वनिर्भर हो जाती है, अर्थात उसे विदेशी संस्था हो गई या किसी विदेशी राष्ट्र से आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह जीरो नेट ऐड कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है। इन नियमों के प्रतिपादक कौन थे? बैरी कोमोनोर, लाडोना हैरिस, सोनिया जॉनसन या फिर रेचिल कार्लसन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरी कोमोनोर। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता के मुख्य चार नियम हैं, जिसका प्रतिपादन अमेरिकी बायोलॉजिस्ट पर्यावरणविद बैरी कोमोनोर द्वारा किया गया था। इसका प्रतिपादन बैरी कोमोनोर द्वारा किया गया था और यह कहाँ के थे? यह अमेरिका के थे। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। CIRG यह कहाँ पे है? CIRG की अगर हम बात करें, CIRG की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पे है? यह आपके मथुरा में है, जिसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। CIRG यह आपके मथुरा में है। IICT भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, यह कहाँ पे है? भदोही में है। इसे जो है, जैसे आप लोग देखिए, इसका फुल फॉर्म के साथ साथ जो है इसे शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अभी फुल फॉर्म से ना पूछ करके ऐसे ही पूछ ले रहा है, ठीक है। तो IICT जो है केंद्रीय या फिर राष्ट्रीय भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान जो है यह आपके भदोही में है। NSI राष्ट्रीय सरकरा संस्थान जो है यह कहाँ पे है? यह कानपुर में है। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर में है। NIB नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी यह कहाँ पे है? आपके नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी नोएडा में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2, 1, 3, 4। डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाता है प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर, प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर, 5 या फिर 3 वर्ष के अंतराल पर? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाता है और इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और इसके 11वें संस्करण का जो आयोजन है वह 2022 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। तो अगली बार कब आयोजन होगा इसका? 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो डिफेंस एक्सपो का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आपके रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसके 11वें संस्करण का आयोजन 2022 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? झील दी गई है और उसकी अवस्थिति दी गई है। गौर झील रामपुर में है, बरुआ सागर है झांसी में, बेला सागर है मिर्जापुर में और औधी ताल है वाराणसी में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बेला सागर झील यह मिर्जापुर में नहीं है। बेला सागर झील आपके महोबा शहर में है। कहाँ पे है? महोबा में। अन्य सभी विकल्प सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन प्रारंभ किया गया था कब? 1992 में, 91 में, 90 में या फिर 94 में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1992 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से संयुक्त वन प्रबंधन का प्रारंभ किया गया था और उत्तर प्रदेश में वनों को 1935 में राजकीय संपत्ति घोषित किया गया था। 1935 में उत्तर प्रदेश में वनों को राजकीय संपत्ति घोषित किया गया था और 1992 में संयुक्त वन प्रबंधन का प्रारंभ किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? परंपरागत उद्योगों का विकास करना, स्थानीय कौशल का विकास करना, उसे बढ़ावा देना, वस्तुओं का अधिक मात्रा में निर्यात करना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी उद्देश्य हैं उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना की। और इसकी अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के मामले में दूसरे स्थान पर आता है? गोवा, तमिलनाडु, केरल या फिर मिजोरम? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। मिजोरम नगरीकरण और साक्षरता दोनों मामले में दूसरे स्थान पे। नगरीकरण के मामले में गोवा पहले स्थान पे है और साक्षरता के मामले में केरल पहले स्थान पे है। मिजोरम नगरीकरण और साक्षरता दोनों मामले में दूसरे स्थान पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमिलित नहीं है? कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए गए हैं, उनका मुख्यालय दिया गया है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है ब्रिसेल्स, बेल्जियम में। विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त अमेरिका में है। आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व बैंक की स्थापना की अगर हम बात करें, विश्व बैंक की जो स्थापना है वह 1945 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अन्य विकल्प सही है। शून्य बजट प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था फ्रांस द्वारा, अमेरिका द्वारा, भारत द्वारा या फिर ब्रिटेन द्वारा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अमेरिका द्वारा सबसे पहले शून्य बजट प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। और भारत में शून्य आधारित बजट का प्रारंभ जो है मात्र एक बार इसे प्रचलन में लिया गया है और वो भी 1985 में एक बार इसे प्रचलन में लिया गया था। ठीक है, भारत में मात्र एक बार इसे प्रचलन में लिया गया था शून्य बजट प्रणाली का 1985 में। और इसका शुरुआत जो है या इसका प्रारंभ जो है सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत गवर्निंग बॉडी का जो अध्यक्ष है वह वित्त मंत्री होता है। इन्वेस्ट यूपी एक निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है जिसकी स्थापना उद्योग बंधु के स्थान पर किया गया है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। इसके अंतर्गत जो गवर्निंग बॉडी होती है उसके अध्यक्ष वित्त मंत्री नहीं मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, सीएम जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। और इन्वेस्ट यूपी की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत जो है 9 जनवरी 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। इन्वेस्ट यूपी की जो स्थापना है 9 जून 2020 को की गई थी। इन्वेस्ट यूपी एक निवेश और प्रोत्साहन सुविधा एजेंसी है जिसे उद्योग बंधु के स्थान पर लाया गया है। उद्योग बंधु योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 जनवरी 1999 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, उद्योग बंधु योजना के स्थान पर आया है जी। और उद्योग बंधु योजना की शुरुआत 1999 में किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ कब किया गया था? 2017, 18, 19 या फिर 20? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2020 में। 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया था। कब? 20 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। और स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है। और 20 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी जो शुरुआत की गई है वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत किया गया है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.2% है और उत्तर प्रदेश में कार्यबल महिलाओं की जो सहभागिता है वह 16.75% है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। गलत पूछा है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं, इसमें गलत पूछा है। तो उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता 57.2 है और जो कार्य सहभागिता है वह 16.75 है। ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पूर्व में मोहम्मदगढ़,
सोबितगढ़ तथा कोल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। हापुड़, मथुरा, अलीगढ़ या फिर बागपत। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अलीगढ़ को पूर्व में कोल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। 1524-25 में इब्राहिम लोदी इसका नाम बदल करके मोहम्मदगढ़ कर दिया था। 1524-25 में इब्राहिम लोदी द्वारा इसका नाम बदल करके मोहम्मदगढ़ कर दिया गया था। और मुगल गवर्नर सोबित खान ने बाद में इसका नाम बदल करके सोबितगढ़ कर दिया था। ठीक है। और उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो 1803 ईस्वी में उत्तर प्रदेश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में चला गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नरहरि दास निम्न में से किसके गुरु थे? सूरदास, रैदास, तुलसीदास या फिर बाणभट्ट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नरहरि दास तुलसीदास के गुरु थे। तुलसीदास जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के रामपुर गांव में हुआ था और इनके बचपन का नाम राम बोला था और इनकी जो प्रमुख कृति है वह है रामचरितमानस। ऑप्शन सी सही है। फंडिंग टू द अनफंडेड निम्नलिखित में से किस एक योजना का लक्ष्य है? स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फंडिंग टू द अनफंडेड, यह जो है इस योजना का लक्ष्य है। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। और इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 3 भागों में बांटा गया है। शिशु, किशोर और तरुण 3 कैटेगरी में से बांटा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, नवाब वाजिद अली शाह या फिर बेगम हजरत महल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नवाब वाजिद अली शाह। इन जो लखनऊ के नवाब थे इनके द्वारा किस्सा राधा कन्हैया की रचना की गई थी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। उद्देशिका संविधान का भिन्न अंग है। संविधान में उद्देशिका का वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। देखिए, उद्देशिका संविधान का भिन्न अंग है क्योंकि संविधान में उद्देशिका का वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। केशवानंद भारतीवाद 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को संविधान के किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु पारित किया गया था? अनुच्छेद 24, 41, 23 या फिर 48। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जिसमें बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार को प्रतिबंधित किया गया है और इसी को संरक्षण देने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया गया था। और अनुच्छेद 23 जो है यह राज्य के साथ साथ व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त अधिकार है। ठीक है, राज्यों के साथ साथ व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त अधिकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। राष्ट्रपति द्वारा कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है? सहकारिता, साहित्य, विज्ञान या फिर कला, समाज सेवा। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सहकारिता इसके अंतर्गत नहीं है। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों की राजभाषाओं के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 345 के तहत किया गया है। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसमें दल बदल के आधार पर संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में प्रावधान किया गया है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 55वां, 61वां या फिर 69वां। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट देखिए, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, जैसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा डी। जैसे 1 है, 3 है, फिर 7 है, तो 1 + 1, ठीक है, और +1 3 हो जाएगा, 3 और 2 ये गुणे 2 हो जाएगा, 6 और +1 7 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 7 और 31 करेंगे तो आपका 15 और 63 आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, और ये है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो है इसका जो सही आंसर है वो आपका
बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, ये भी ऑप्शन सी है, बुधवार। और 100 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 101 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 102 का जो सही आंसर है वो भी हो जाएगा ऑप्शन बी, 8:20। 103 का सही आंसर 103 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पुत्र। और 104 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्ट। और 105 का सही आंसर भी ऑप्शन बी है, चौवन। ठीक है। एक सौ छः का सही आंसर बी हो जाएगा, यू। 107 का सही आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा, 10। ठीक, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इन्हें भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हाइड्रा, इसमें रक्त का अभाव पाया जाता है। जीवाणु, इसे यह मोनुरा जगत के अंतर्गत आता है। एक कोशिकीय जीव, जिसमें इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, लेकिन उसमें श्वसन होता है। जीवाणु जो सबसे सरल, अति सूक्ष्म और एक कोशिकीय जीव होते हैं, और इन्हें मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। और सभी एक कोशिकीय जीव जो हैं वह अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? पित्त, पित्त रस को जठर रस, अग्नाशय या फिर लाइपेज। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अग्नाशयी रस अग्नाशय जो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसी से अग्नाशयी रस का स्रावण होता है, जो क्षारीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं, और यही वजह है कि इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पित्त रस की बात करें, यह यकृत द्वारा इसका स्रावण होता है, और इसका जो भंडारण है वो भी पित्ताशय में होता है, और यह वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन करता है। जठर रस, इसका स्रावण भी अमाशय द्वारा होता है, और इसमें HCl पाया जाता है। ठीक, लाइपेज एंजाइम, यह क्या करता है? यह लिपिड्स का पाचन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लाइकेन कवक तथा शैवाल के परस्पर सहजीवी संबंध का परिणाम है। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो हैं वो सही हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भाप अंगार गैस CO+H2, वायु अंगार गैस CO+N2, प्राकृतिक गैस CH4+ ईथेन, और सर्वात्रिक विलायक HCl। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वात्रिक विलायक जल होता है। ठीक है, जबकि अन्य तीनों विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तांबा, जस्ता, लोहा या फिर सीसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तांबा मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों रूपों में पाई जाती है। तांबा जो है मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में रूपों में पाई जाती है, और इसे उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। और यह क्या है? यह एक संक्रमण तत्व है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है? LPG, गैसोलीन, वायु या फिर आसूत जल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आसूत जल में मिश्रण नहीं होता है, जबकि LPG, वायु और गैसोलीन इसमें मिश्रण पाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। महिलाओं में गर्भावस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है अवतु ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, कार्पस ल्यूटियम या फिर पीयूष ग्रंथि। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्पस ल्यूटियम। देखिए, महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए कार्पस ल्यूटियम आवश्यक होता है। यह प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्त्रावण करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन नामक जो हार्मोन है उसका स्त्रावण कार्पस ल्यूटियम नामक ग्रंथि से ही होता है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। हैन एंड चिकन रोग निम्नलिखित में से किस एक फल में होता है? आम, केला, अमरूद या फिर अंगूर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अंगूर में होता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ फल और सब्जियां दिए गए हैं और उनकी प्रजाति दी गई है, उससे आपको सुमेलित करना है। धान की प्रजाति की अगर हम बात करें, जया जो है यह धान की प्रजाति है, जिसका जो विकास है वो भारत के कृषि निदेशालय द्वारा किया गया है, और यह
भारतीय कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की पहली बौनी प्रजाति की किस्म है जया। चने की अगर बात करें, सम्राट जो है वह चने की एक प्रजाति है। आम का सिंधु जो है आम का प्रजाति है जो गुठली रहित आम है। पपीता का प्रजाति है पूसा, ठीक है, पूसा जायंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 1 3 4, ऑप्शन सी। मूली में तीखापन किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, आइसोसाइनेट, सोलोनिन या फिर कैप्सेसिन। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोसाइनेट के कारण मूली में तीखापन आता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है? एजोटोबैक्टर, अजोला, नीलहरित शैवाल या फिर राइजोबियम। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राइजोबियम। राइजोबियम दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है जो दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। कृषि विविधीकरण से क्या तात्पर्य है? विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का उपयोग करना, सिंचाई की आधुनिक विधियों का प्रयोग करना, विविध प्रकार की फसलों को उगाना एवं कृषि की सहायक क्रियाओं का विस्तार करना, या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विविध प्रकार की फसलों को उगाना एवं कृषि की सहायक क्रियाओं का विस्तार करना, यह कृषि विविधीकरण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। इसका उद्देश्य कृषि जलवायु नियोजन में क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं और इसमें जो है जुलाई माह की करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे। जुलाई 2023 में देश भर में पशु चिकित्सा उत्पादों के वैश्विक विनिर्माण केंद्र विकसित करने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया गया है? महिषी नंदी, कामधेनु या फिर नंदिनी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2023 में जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्किया को इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वह किस देश के निवासी हैं? अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम या फिर जर्मनी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के निवासी हैं। ऑप्शन सी सही है। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? डॉक्टर के सिवन, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर महेंद्र सिंह धोनी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी को, जो 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य जयंती पर दिया गया। ठीक है, कब दिया गया था? 1 अगस्त 2023 लोकमान्य जयंती पर। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गुरुग्राम हरियाणा, जोधपुर राजस्थान, बेंगलुरु या फिर कोलकाता। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? देहरादून, भोपाल मध्य प्रदेश, नई दिल्ली या फिर पुणे महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में इसे बनाने की घोषणा की गई है, जो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा और इसका नाम युग युगीन भारत रखा जाएगा। इसका नाम युग युगीन भारत रखा जाएगा। ऑप्शन सी सही है। जुलाई 2023 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? UK, फ्रांस, जर्मनी या फिर स्वीडन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम बना है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता, जो इसमें शामिल होने वाला पहला यूरोपियाई देश बना है और इसकी स्थापना जो है 2018 में 11 देशों के मध्य किया गया था। इन देशों के बीच में ट्रैफिक मुक्त या फिर से कह सकते हैं कि मुक्त व्यापार समझौते के रूप में किया गया था, जो जिससे कि आयात और निर्यात को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, 2018 में 11 देशों के मध्य समझौता किया गया था और यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण IFSCA का नया अध्यक्ष बनाया गया है?
के श्रीनिवास को, हर्ष मेहता को, के राजा रमन को या फिर शौर्य महर्षि को? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, के राजा रमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन सी सही है। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया गया? 25 जुलाई, 22, 29 या फिर 30? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। जुलाई 2023 में निम्नलिखित अरब देशों में से कौन मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला अरब देश बना है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएई। यूएई जो है वह एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला अरब देश बना है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बन गया है? इराक, मिस्र, तुर्कमेनिस्तान या फिर ईरान? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ईरान। और अभी जो है एससीओ सदस्यों की संख्या बढ़कर के 9 हो गई है। जुलाई 2023 में किस राज्य में मानववादी संघर्ष की समस्या के समाधान के लिए गजह कोथा अभियान की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, असम सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए सही है। जुलाई 2023 में इंडिया पोस्ट एवं किस देश के पोस्ट के मध्य अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैक्ट सेवा ITPS प्रारंभ किया गया है? फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा या फिर रूस? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा के साथ यह समझौता किया गया है। और इंडिया पोस्ट के साथ यह समझौता करने वाला कनाडा 39वां देश है। इंडिया पोस्ट पेमेंट के साथ समझौता करने वाला कनाडा 39वां देश है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 जुलाई, 12 जुलाई, 15 जुलाई या फिर 20 जुलाई? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 15 जुलाई को मनाया जाता है। और 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जुलाई 2023 में किस देश की संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा पर अंकुश हेतु एक विधेयक पारित किया गया था? अमेरिका, इजराइल, यूके या फिर फ्रांस? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इजराइल। और इजराइल में लेकर के इसको बहुत ज़्यादा विरोध भी किया गया था। ऑप्शन बी सही है। जुलाई 2023 में सॉल्वेक्स 2023 सैन्याभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? ऑस्ट्रेलिया, चीन, नामीबिया या फिर सिंगापुर? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच इसका आयोजन हुआ था। जुलाई 2023 में भारतीय आम महोत्सव आमरस का आयोजन किस देश में किया गया? रूस, अमेरिका, मलेशिया या फिर जापान? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस में किया गया। और इसका जो आयोजन है वह उत्तर प्रदेश सरकार कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही है। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे देश का नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय NCSC नियुक्त किया गया है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को इसका समन्वयक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 2023 में क्यू डाग्यू संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। क्यू डाग्यू दक्षिण कोरिया के कृषि एवं ग्रामीण मामले के मंत्री हैं। आपको बताना इसका कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। पहला सही है दूसरा गलत है। यह दक्षिण कोरिया नहीं, यह चीन के मंत्री हैं। ठीक है, तो पहला सही है दूसरा गलत। जुलाई 2023 में G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर, जयपुर, जोधपुर या फिर अहमदाबाद? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदौर में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन। जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? विल्नियस लिथुआनिया, सोफिया बुल्गारिया, रीगा लाटविया या फिर ब्रिसेल्स बेल्जियम? इसका सही आंसर ऑप्शन है विल्नियस लिथुआनिया में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और प्रॉपर RO के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वीडियो ढूंढने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीरियल वाइज सारे वीडियोज़ आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे। अब तक है 45 से 50 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा चुके हैं। प्रॉपर आप लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, फॉलो करिए। और
अच्छे से यहाँ पे जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी, चाहे वह जीएस फर्स्ट पेपर का हो या सेकेंड पेपर हिंदी का हो। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।